वीडियो में क्लास 9th के सोशल साइंस का ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर 2 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम एक एक करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 2 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। देखिए ये सैम्पल पेपर 2 है, इसके पहले मैं सैम्पल पेपर 1 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे चुका हूं। आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए ये नंबर है कि आपका ये जो पूरा पेपर है 5 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप के और इसमें एक एक नंबर का है। फिर सेक्शन बी में 17 से 22 क्वेश्चन है, 17 to 22 ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। फिर सेक्शन सी में 23 to 26 है 4 नंबर के। सेक्शन डी में 27 to 31 है 5 नंबर के और एक आपका मैप से भी क्वेश्चन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। सेक्शन ए में ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्टेड। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट किया गया था, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो मैं इसके बारे में कुछ डिटेल बता दूं। जो ये स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना क्या था, ये जो था रूरल एरिया में, गांव के एरिया में। रूरल एरिया किसे बोलते हैं, 2 एरिया होते हैं, रूरल और अर्बन। अर्बन किसे बोलते हैं, शहर के एरिया को। रूरल एरिया, गांव के एरिया में ये स्कीम लाई गई थी ताकि वहां के पुअर फैमिली, कैसे फैमिली, देखो इस स्कीम में जो गरीब परिवार थे उनको ये सरकार कोशिश की थी, जो गरीब परिवार हैं उनको पावर्टी लाइन से ऊपर लाने का। क्या, पावर्टी लाइन से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि वो ऐसा वो हो जाए कि खुद ही अपने आत्मनिर्भर हो जाए, अपना इनकम वो खुद जनरेट कर सके। देखो जैसे औरतें हैं ना, औरतें जो सिलाई की मशीन से ये काम करके अपना खर्चा खुद निकाल सकती हैं। तो ये स्वरोजगार जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या था, उमें ये एम्पावरमेंट से था कि जो आप रूरल एरिया है, रूरल एरिया में पावर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से पुअर फैमिली को ऊपर उठाया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि व्हेन वाज, ये जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है ये कब मनाया जाता है, ये कब ये स्टार्ट किया गया था, तो ये 1999 में स्टार्ट किया गया था। इसका मैं जो क्यों किया गया था इसके बारे में बता दिया हूं। इससे अगर ये आपसे पूछेगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्यों स्टार्ट किया गया था, तो आप इसको रीजन में बता सकते हैं कि पुअर फैमिली में पावर्टी लाइन को ऊपर उठाने के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए इनको, और रूरल गांव के एरिया में इसको लॉन्च किया गया था। टाइमिंग क्या थी इसकी, 1999, इसी टाइम ये स्टार्ट किया गया था। देखिए इसमें आर वाला क्वेश्चन है, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं क्वेश्चन। यहां पे पूछा है क्वेश्चन में ना आर वाला, व्हाट डू यू मीन बाय हेक्टेयर, आप हेक्टेयर से क्या समझते हैं। तो हेक्टेयर क्या होता है, देखो ये जमीन है ना, गांव में आपके अगर जमीन होता होगा तो ये हेक्टेयर में, देखो बीघा होता है, एकड़ होता है, कट्ठा होता है। तो वैसे ही हेक्टेयर क्या है, हेक्टेयर एक यूनिट होती है, किस चीज की, मेजरमेंट की। देखो मैं हेक्टेयर का डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। हेक्टेयर की डेफिनेशन क्या होगी, हेक्टेयर जो होता है यह स्टैंडर्ड यूनिट होती है। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। स्टैंडर्ड यूनिट किसकी होती है, मेजरिंग लैंड, किसकी, मेजरिंग लैंड। जमीन को नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट को क्या बोलते हैं, हेक्टेयर। अब देखो कितना है, कैसे हम देखेंगे, अगर किसी भी जमीन के जो ऊपर जमीन दिख रही है ना, लैंड दिख रही है, अगर इस जमीन की लंबाई 100 मीटर हो, क्या हो, 100 मीटर, और चौड़ाई कितना हो, 100 मीटर, तो जितना एरिया ये ऑक्युपाई करेगा इसी को क्या बोलेंगे, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर क्या होगा, 1 हेक्टेयर जो होता है, अगर किसी जमीन की लंबाई 100 मीटर है और उसकी चौड़ाई कितना है, 100 मीटर, तो ये क्या होगा, ये आपका 1 हेक्टेयर होगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये फिगर डिनोट किया है कि अगर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर देखो 10 खाने में किया तो ये 100 मीटर हो जाएगा। ये इसकी लंबाई चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, 100 मीटर, और इस एरिया को क्या बोलेंगे, 1 हेक्टेयर। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट है नेपोलियन वाज डिफीटेड एट वाटरलू, नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हराया गया था।
सेकेंड है नेपोलियन बिकेम इम्परर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राजा बना और उसने यूरोप को कब्जा किया। फिर देखिए थर्ड है लुई सिक्सटीन बिकम फ्रांस किंग, राजा के फ्रांस के राजा कौन बने? लुई 16। और लास्ट में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम टू लिमिट द पावर ऑफ किंग, राजा जब बने लुई 16 तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया राजा के ऊपर उसको कि ताकि वो पावर राजा के पावर को कम कर सके। तो सीक्वेंस करना है, पहला क्या हो जाएगा? पहले में हो जाएगा कि लुई 16 राजा बने, फिर उसके बाद राजा बनने के बाद क्या? राजा बनने के बाद इस सीक्वेंस के हिसाब से हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान बनाया गया फ्रांस में, ताकि राजा के मोनार्की पावर उसको कम किया जाए, डिलिमिट किया जाए। फिर उसके बाद फ्रांस का राजा बनता है इसमें, इस सीक्वेंस के हिसाब से ये नेपोलियन, और उसके बाद उसको सबसे बाद में उसको हरा दिया गया वाटरलू के मैदान में। तो आपका क्या हो जाएगा? 3-4 सीक्वेंस बताना है ना, 3-4-2-1, 3-4-2-1 किस में हो जाएगा? ये डी ऑप्शन, यही आपका नेपोलियन है जो कि पूरे यूरोप को एनेक्स कर लिया था, इसको लास्ट में हराया गया वाटरलू के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फॉरेस्ट बाय रीडिंग द फॉलोइंग फीचर्स, हमें फीचर्स के हिसाब से बताना है कि कौन सा फॉरेस्ट है। दे रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, ऐसा फॉरेस्ट बताइए जो कि 70 से 200 सेंटीमीटर तक ये आपका रेनफॉल पाता है। फिर ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप सेट्स देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 मंथ इन ड्राई समर, ये इसकी जो पत्तियां है, इस फॉरेस्ट की पत्तियां क्या करती है? सेट कर देती, पतझड़ आ जाता है, एक बार अपनी पूरी पत्तियां क्या कर देती है? छोड़ देती है पेड़ से। कौन सा फॉरेस्ट है? और इसे मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ऐसा फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? जो ये फॉरेस्ट बोल रहा है कि अपनी पत्तियां छोड़ दें, और इसमें आप बारिश कितना हो 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, तो ये फॉरेस्ट का नाम होता है ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट। कौन से? ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल डिसीसियस, देखिए स्पेलिंग गलत हो गया, ट्रॉपिकल DECIDUAUS, ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट ये है। चलिए मैं आपको मैप के हेल्प से इस फॉरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के नाम याद करा रहा हूं। इसका आंसर तो ट्रॉपिकल डिसीसेस हो गया। देखिए आप मैप देखेंगे यहाँ पे तो ये इक्वेटर है, और ये ऊपर ये वाली लाइन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया फाउंड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? ये जो एरिया ये क्या है? ट्रॉपिकल एरिया। क्या है? ट्रॉपिकल एरिया। अब देखो ट्रॉपिकल एरिया है, इसमें ट्रॉपिकल एरिया में 2 तरह के फॉरेस्ट पाया जाता है। तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, 6 फॉरेस्ट का नाम बता दे रहा हूं और क्वालिटी क्या। देखो इस एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। और देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 2 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। जो ऊपर वाली क्वालिटी है सभी चीज कि इसकी पत्तियां एक बार झड़ती हैं, ट्रॉपिकल मानसून होती है, ये कौन सी फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल डिसीसियस। ये किसमें पाई जाती है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में फॉरेस्ट पाया जाता है। ट्रॉपिकल डिसीसियस में क्या होता है? इस फॉरेस्ट में पत्तियां एक बार छोड़ देती हैं, पौधे करें जो वहाँ पे जंगल है उसमें जो पेड़ है, ट्री क्या करती हैं? एक बार अपनी पत्तियां छोड़ देती हैं, पतझड़ आ जाता है। एवरग्रीन में कभी भी पतझड़ नहीं आता है। फिर देखिए ऊपर देख रहे हैं, ऊपर क्या है? ये टेम्परेट रीजन है, और नीचे क्या है? टेम्परेट रीजन है। तो टेम्परेट से भी 2 फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट से भी 2 फॉरेस्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से? टेम्परेट से, एक टेम्परेट सेम ऊपर ही की तरह, टेम्परेट क्या होगा? टेम्परेट आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, और नीचे क्या हो जाएगा? टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट। देखिए आप ऐसे आपको ट्रिक से ही याद कर सकते हैं, टेम्परेट डिसीसियस फॉरेस्ट। सेम इसमें कंडीशन, ये इस रेंज में पाए जाते हैं
आप टेम्परेट जोन में ऊपर नीचे, और इसमें क्या होता है टेम्परेट एवरग्रीन में इस जोन में ये पत्तियां कभी ये हमेशा हरी भरी रहती हैं, पत्तियां नहीं छोड़ती, और इसमें एक बार पतझड़ का मौसम आता है और वहाँ पत्तियां क्या कर देती हैं, जो ट्री हैं वो अपनी पत्तियां छोड़ देती हैं। ऐसे ही आपका एक आता है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे देखो इसकी क्वालिटी क्या होती है, यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होता है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर एक कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, न ठंडी न गर्मी। और ये कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। कहाँ है, यूरोप में जो है ये मेडिटेरियन सी पाई जाती है, उसी के पास जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसे मेडिटेरियन फॉरेस्ट बोला जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है, न ठंडा न गर्म। और एक और फॉरेस्ट होता है आपका कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट ये क्या होता है, ये ठंडे एरिया में पाई जाती है। इस फॉरेस्ट में क्या हो जाती है, इसकी पत्तियां ऐसे पतली होती है ताकि स्नोफॉल गिरे तो इस पे जमे ना और टूट मत जाए। तो ऐसे पतली होती है कि ताकि ऊपर से स्नो गिरे तो क्या हो, इस पे से स्लाइड होके नीचे चला जाए। ये मैं कुछ फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है इसके बारे में बता दिया हूं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट। आपको सही करना है इसमें क्या गलती है। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री टू वेयर वरीड बाई डेवलपमेंट इन पर्सिया। पर्सिया में जो डेवलपमेंट हो रहा था अगल बगल के देश के लोग उससे चिंता थे। एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स, और उन्होंने कोशिश किया, प्लान बनाया कि वहां पे वो ट्रूप्स को भेजेंगे और टू पुट डाउन द इवेंट दैट वे टेकिंग प्लेस इन सिंस समर 1791। 1791 से किसी देश में एक काम हो रहा था। पर्सिया बोल रहा है कि इस देश में अगल बगल के जो देश के लोग हैं वो सोचे कि ट्रूप्स भेजेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम एक्शन लेंगे। आप वहाँ पे जो अनइवेंट काम हो रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट के हिसाब से जो चिंता हो रही थी, देखो ये गलत है। पर्सिया में नहीं हुआ था, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था, फ्रांस में ही जो लुइस 16 था उसको राजा के गद्दी से हटा के लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, नेशनल असेंबली बना ली। और इसको देखते हुए, पर्सिया को देखते हुए बगल के देश जैसे पर्सिया हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गई, वह चिंता हो गए। उनको चिंता इस बात की होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी लोग हमको हटा के और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना लिए। इसीलिए वो सोचे कि हम आर्मी भेजेंगे फ्रांस में और वहाँ पे इस चीज़ को नीचे करेंगे। जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं उनको हम मार डालेंगे और पहले से ही राजा को वहाँ पे बैठा देंगे गद्दी पे। तो देखो यहाँ पे आंसर बोला ना कि करेक्ट कीजिए यहाँ पे स्टेटमेंट। तो डेवलपमेंट इन पर्सिया नहीं हो रहा था, आंसर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट इन फ्रांस हो जाएगा। डेवलपमेंट इन फ्रांस। अब चलो मैं आपको मैप से दिखा दे रहा हूँ पर्सिया किसे, यहाँ पे पर्सिया दिखा रहा है ना। पर्सिया पहले के समय पर्सिया इसका नाम था। इस समय जो पर्सिया है उसको हम जर्मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्मनी। पुराना नाम जर्मनी का क्या है, पर्सिया है। तो जर्मनी के रूलर जो थे वो सोचे कि क्या फ्रांस में हम अपनी सेना भेजेंगे और वहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको रोकेंगे। ये देख रहे हैं आप। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजा राम मोहन रॉय एंड, इसमें आर वाला है, राजा राम मोहन राय और जवाहरलाल नेहरू आर द टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। फ्रांस में जो चीज़ हो रहा था, राजा को हटा के वहाँ पे लोगों की शासन बनी थी, नेशनल असेंबली बनी थी। इससे भारत में बोल रहा है कि दो लोग इससे बहुत ही इफेक्ट हुए, राजा राम मोहन राय और जवाहरलाल नेहरू। गलत बात है। देखो फ्रांस रिवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। इस समय तो जवाहरलाल नेहरू तो 1900 के बाद आते हैं ना, 1947 में आज़ादी दिलाई, तो इस टाइम तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे एक राजा राम तो मोहन राय तो सही है। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट करना है ना। तो देखो सेकंड ऑप्शन राजा राम मोहन राय तो सही है। सेकंड ऑप्शन में आपका टीपू सुल्तान होंगे। कौन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इसके आंसर होंगे। और जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ ना, तो सही क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान थे। जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था उससे ये क्या करते थे, ये चाहते थे कि हमारे देश में भी ऐसा हो। ये इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन वाले। देखिए करते हैं एसर्शन। देखिए क्या है, हिटलर वाज एम्पावर्ड टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाई डिक्री। देखिए हम फिगर से देखते हैं इसको। ये हिटलर है ना, डिक्टेटर बोला जाता है तानाशाह इसको।
देखो क्या बोल रहा है एसर्शन में कि हिटलर ने साइडलाइन कर दी थी पार्लियामेंट को साइड कर दिया था कि पार्लियामेंट के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, और उसके बाद उसने और डिक्री की रूल लगा दी थी। देखो डिक्री में बता दूं किसे बोलते हैं, डिक्री किसे बोलते हैं, देखिए डिक्री जो होता है ऑफिशियल ऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय गवर्नमेंट, गिवन बाय गवर्नमेंट। सरकार जो है ऑफिशियल ऑर्डर दे उसे क्या बोलते हैं? डिक्री। या फिर कोई एक रूलर दे, इसे क्या बोलते हैं? डिक्री। तो बोल रहा है कि हिटलर ने पार्लियामेंट को साइडलाइन कर दिया था, पार्लियामेंट को बंद कर दिया था कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और जो भी काम होगा मैं जो बोलूंगा वही होगा। तो सही है, एसर्शन सही है। रीजन देखिए इसका, रीजन है इनेबलिंग एक्ट 1935 इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन जर्मनी। गलत बात है, जब हिटलर आया पावर में तो उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। तो क्या हो जाएगा? पहला सही दूसरा गलत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। सी में क्या है? पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज एन इको सिस्टम। इको सिस्टम किसे कहते हैं? चलिए फिगर से देखते हैं। फिगर से देखिए इको सिस्टम किसे कहते हैं? लैंड, प्लांट, ऐसा जगह जहां पे प्लांट, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म, जहां पे वेदर आपका मौसम भी रहे, फिर ये वेदर कैसा है, फिर लैंडस्केप, सभी को मिला के क्या बोलते हैं? सभी लाइफ एक साथ एग्जिस्ट करे, प्लांट भी हो, एनिमल भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो, उसे क्या बोलते हैं? इको सिस्टम बोलते हैं। इको सिस्टम का डेफिनेशन बताना है ना, देखो फिगर्स तो मैं बता दिया इको सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए इको सिस्टम लिखेंगे डेफिनेशन इसका, इको सिस्टम का डेफिनेशन होगा एरिया वेयर, ऐसा एरिया जहां पे प्लांट, ऐसा एरिया जहां पे प्लांट पौधे रहे, एनिमल्स जानवर रहे, और अदर ऑर्गेनिज्म इनके अलावा भी, एंड अदर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रहे, अदर ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद एज वेल एज इसके साथ क्या रहना चाहिए? प्लांट और एनिमल ही नहीं, और इसके साथ क्या होना चाहिए? वेदर, वहां के मौसम को भी देखा जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा, एंड लैंडस्केप जो जमीन है, ये सब आती हैं किसमें? इकोसिस्टम में। वर्क टुगेदर, ये एक साथ काम करती हैं, वर्क टुगेदर, ये सभी चीजें एक साथ मिलती हैं और फॉर्म करती हैं, एंड टू फॉर्म मिलके क्या बनाती हैं? ए बबल ऑफ लाइफ। क्या बनाती हैं? बबल ऑफ लाइफ। लाइफ जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, जैसे प्लांट है, एनिमल है, और ये सब मिक्सअप करके, देखो प्लांट, एनिमल, ये एटमॉस्फेयर सभी मिक्सअप करके जो बबल बनाती है जिंदगी जीने के लिए, इसी को किसके अंदर आता है? ये इकोसिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आर वाला है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का दूसरा नाम क्या है? पहले देखो कोरियोलिस फोर्स किसे कहते हैं। देखो हम जानते हैं कि अर्थ क्या करती है? अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ऐसे घूमती है घूमती है घूमती है, और हम जानते हैं कि 75%, लगभग 75% क्या है? पानी है। जब पानी और अपनी एक्सिस पे घूमेगी तो पानी में हलचल पैदा होगी, ऐसे आगे पीछे ऐसे घूमेगी पानी। जब पानी घूमेगी तो उसमें क्या होगी? मोशन आएगी। कैसे मोशन आएगी? ऐसे पानी घूमेगी, और मोशन कैसे आएगी? मोशन आएगी, उसमें फोर्स आएगा, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, उसकी वजह से जो पानी में जो एक्सिस पे मूव करने की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, पानी को मूव करता है, उस फोर्स को कोरियोलिस फोर्स बोलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि कोरियोलिस फोर्स का दूसरा नाम क्या है? तो कोरियोलिस फोर्स का दूसरा नाम है फेरेल लॉ। क्या है? फेरेल्स लॉ। कोरियोलिस फोर्स किस बेसिस पे काम करती है? फेरेल्स लॉ से। तो कोरियोलिस फोर्स का दूसरा नाम क्या रखा गया है? फेरेल लॉ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ इज वल्नरेबल टू साइक्लोन। ऐसा स्टेट बताइए जहां पे साइक्लोन बहुत ज्यादा आता है। तो देखिए फिगर से देखिए, ये उड़ीसा है। उड़ीसा में क्या होता है? साइक्लोन क्यों बहुत ज्यादा आता है? क्यों आता है? इसका जियोग्राफी देखिए, ऐसे यहाँ बे ऑफ बंगाल में है, मानसून उठ के यहाँ पे गया, मानसून अचानक से इधर आया, तो ये पहले यहाँ पे देखो ये निकला हुआ है, ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं शेप, यहाँ पे ये ऐसे निकला हुआ है, तो पहले हिट ज्यादा कहाँ करता है? उड़ीसा को। और उड़ीसा क्या है? फेवरेबल है। हमेशा उड़ीसा में आप सुनते होंगे साइक्लोन आया है, तो सबसे ज्यादा साइक्लोन कहाँ जाता है? इस स्टेट के हिसाब से। देखो ऑप्शन में देखो, यहाँ कोस्टल रीजन सब में आता है साइक्लोन, यहाँ वेस्ट बंगाल में भी आएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखिए, राजस्थान में साइक्लोन आएगा नहीं, यहाँ तो सूखा रहता है। केरला तो इस साइड है, यहाँ भी कम आता है, महाराष्ट्र में भी कम आता है, लेकिन इस एरिया में उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में भी ज्यादा आता है,
लेकिन वेस्ट बंगाल ऑप्शन में नहीं है, तो उड़ीसा ऑप्शन में, तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन उड़ीसा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज एन इंट्रोड्यूस, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सही है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। इट इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजन एंड गाइडलाइन वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो संविधान में क्या है क्या नहीं है, क्यों है, उसकी गाइडलाइन बनाता है, बताता है। कौन बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा? चार्टर बताता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताता है कि प्रिएम्बल बताता है कि फंडामेंटल राइट बताता है? क्या बताता है? तो बताता है इसमें प्रिएम्बल बनाता है, बताता है कि प्रिएम्बल में क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या है क्या नहीं है। देखो ये आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें प्रिएम्बल ऐसे दिया रहता है ना कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। उसमें देखो रहता है कि सोवरेंटी रहेगी, सोशलिस्ट रहेगी, सेकुलर रहेगा, सभी धर्म के लोग रहेंगे, जस्टिस दिया जाएगा, लिबर्टी दी जाएगी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचा को किस में दिखाया गया है? प्रिएम्बल। यही इसमें पूछ रहा है कि किस में रहता है, तो प्रिएम्बल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वही प्रिएम्बल से पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन, कौन सा? द वैल्यूज। चलो फिगर से इसे देखते हैं। देखो इसमें ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। द वैल्यूज, इसमें बताना है द वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडलाइन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल वेयर इन न्यूचर्ड बाई इट फॉर्म फाउंडेशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। देखो इंडिया के डेमोक्रेसी में, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो जो स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जो है, फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ? फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था आपका जैसे जैसे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वो क्या करते थे, जो अंग्रेज थे उनके खिलाफ अपनी आवाज को रखते थे। तो उसकी आइडियाज को, जैसे फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, कोई भी चीज रैली कर सकता है, इसको रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हाँ सही बात है, ऐसे वैल्यूज जो फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर करता है उसको रखा गया है। सेकेंड देखिए क्या है इसमें, सेकेंड है आपका इसमें कि ये दिस वैल्यूज आर इम्बेडेड इन प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रखा गया कि नहीं? हाँ रखा गया है। देखो जैसे आपके फ्रीडम स्ट्रगल में ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने बहुत जोर दिया किसके बारे में, कि जाति का ये ना हो, जैसे हरिजन ना हो, SC ST जो कास्ट हो उसको हटाया जाए। तो सेकुलर के खिलाफ लड़े थे, धर्म के खिलाफ, कि अलग अलग लोगों, अलग अलग जाति नहीं होनी चाहिए, अलग अलग धर्म नहीं होने चाहिए। तो इसको रखा गया कि नहीं रखा गया है? आज़ादी रखी गई है, सबके बारे में मेल फीमेल इक्वल रहने चाहिए, तो सभी रखा गया है। तो सेकंड भी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड देखिए, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्री इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विथ प्रिएम्बल। देखो बोल रहा है कि अमेरिका, देखो प्रिएम्बल तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन बोल रहा है कि अधिकतर जो देश हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रिएम्बल में रखे हैं अमेरिका मॉडल के देखते हुए। तो गलत बात है, सभी देश नहीं रखे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट और सेकेंड। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, 10 है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था आपका ना 26 नवंबर 1949 को। तो इसी दिन क्या हो गया था, कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर गया था। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, आर वाला, कि द प्रोसेस बाय विच ए कैंडिडेट ट्राइज टू परसुएड द वोटर टू वोट फॉर हिम इज कॉल्ड एज। देखिए जो इलेक्शन में उठता है वो अपनी तरफ लोगों को लुभाने के लिए कि मुझे वोट दो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम कैंपेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंपेनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैंपेनिंग। देखिए रहे हैं ये कैसे जो उठा है यहाँ पे कैंडिडेट, ये लोगों को लुभा रहा है कि अगर आप हम वोट देंगे तो मैं जीतने के बाद आपके लिए क्या क्या डेवलपमेंट करूंगा। इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैंपेनिंग बोलते हैं। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली। जो फिगर दिया हुआ है इसको बारे में पढ़ना है और आपको बताना है कि किससे रिलेटेड है। देखिए ये पर्चा लेके ये डिब्बा में रख रहा है ना, और फिर बाद में इसकी वोटिंग हो रही है। दिख रही है आज क्या हो रहा है, अगर वोटिंग इलेक्शन का ये यहाँ पे पर्चा इससे भरा जा रहा है और अगले दिन इसकी काउंटिंग हो रही है। तो ये किसके बारे में दिखा रहा है? ये इलेक्शन के बारे में दिखा रहा है। आपको फिगर से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा
इनकरेक्ट है। देखो सामने अगर देखोगे यहाँ पे टेन्यूर ऑफ लोकसभा कितना दिया है, 4 साल। गलत बात है। लोकसभा की टेन्यूर कितनी होती है, लोकसभा में एक बार जो चुने जाते हैं वो कितने साल तक रहते हैं, 5 साल तक। वही राज्यसभा में कब होती है, राज्यसभा के जो व्यक्ति चुने जाते हैं वो कितना होता है, 6 साल तक। तो इसमें बताना था कि कौन सा गलत ऑप्शन है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बाकी देख लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि कब अनाउंसमेंट करता है कि कब इलेक्शन होगी। कोड ऑफ कंडक्ट किससे बोलते हैं, वह रूल होता है जिसके हिसाब से रूल और गाइडलाइन होता है जिसको प्रेसिडेंट फॉलो करता है। देखो, और कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं, कोई भी एरिया में, लोकसभा राज्यसभा में देखो किस एरिया से, कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं। देखो बनारस से मोदी जी उठते हैं तो कौन सी एरिया, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहां से कौन से लीडर उठते हैं। लोकसभा और विधानसभा का एक ये क्या होता है, पार्टिकुलर एरिया होता है जहां से कोई भी उठता है वहां पे उसको वोट दिया जाता है। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। जैसे आप इसको तो नॉर्मली देख सकते हैं, मोदी जी आपके उठते हैं यहाँ से बनारस से, योगी जी हैं आपके गोरखपुर से, दिल्ली में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, और अरविंद केजरीवाल जो है अलग अलग वार्ड से उठाते हैं अलग अलग कैंडिडेट को। तो वही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीछे वाला का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें गलत है, लोकसभा में यहाँ पे 4 साल दिया है, लेकिन क्या होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं। देखो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। देखो डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं। देखो अगर ये खेत है, ये जमीन है, इसमें रोपने के लिए यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं ना, तो देखो अगर ये काम 2 लोग ही करते हैं, 2 लोग, तो ये 2 लोग इनफ है इस काम को करने के लिए, लेकिन तभी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लोग लगे हुए हैं। 4 लोग टोटल दिख रहे हैं, काम कितने लोग कर देंगे, 2 लोग, लेकिन कितने हैं, 4 हैं। तो 2 की एनर्जी तो वेस्ट जा रही है ना, क्योंकि इस काम को 2 ही कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो बी ऑप्शन। ए स्टेट इन विच, ऐसा स्टेट जिसमें पर्सन तो काम करना चाहता है, वो उसके पास एबिलिटी भी है काम करे, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, 0 है। प्रोडक्टिविटी 0 कैसे है, इस जमीन को रोपने के लिए, धान के बीज को लगाने के लिए कितने वर्कर दिख रहे हैं, 4, लेकिन 2 ही वर्कर इनफ है कि यहां पे लगा दें। तो 2 वर्कर काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द याक, सैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स एंड द टिबेटियन एंटीलोप, ये कहां पाए जाते हैं। देखो ये ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, ये देख रहे हो ना, ठंडे, इनका इतना बड़ा बड़ा बाल है ताकि इनको ठंडा ना लगे। तो ये कहां पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाते हैं भारत में। देखो ठंडा एरिया कहां पाया जाता है, तो ये आपका लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में टेम्परेचर बहुत कम होता है ना, तो ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द रिलीफ इन रीजन इंक्लूड, द रिलीफ किसे बोलते हैं, रिलीफ जो है कहीं भी एरिया का, जैसे माउंटेन है कि लैंड है कि वाटर है, जमीन है, पहाड़ है कि नदी है, उसको रिलीफ बोलते हैं। तो देखो रिलीफ किसको डिनोट करता है, रिलीफ जो है आपके जमीन को डिनोट करता है और वहां पे किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। जैसे डेक्कन के रिलीफ क्या है, वहां पे माउंटेन ज्यादा पाए जाते हैं, ऊपर भी आपका है नॉर्थन एरिया में क्या है, लैंड भी पाया जाता है और वहां पे रिवर पाया जाता है। तो रिलीफ किसको डिनोट करता है, रिलीफ किसी जगह के जमीन और वहां की मिट्टी को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 16, ट्रांसपोर्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन किस काम में आता है, कौन सी सेक्टर में काम आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपका जो है आपका आता है 16 का क्या हो जाएगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। ट्रांसपोर्टेशन कौन सी एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। देखो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, देखो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आपका डेयरी वाला काम जो है ये नॉन फार्मिंग में आ जाएगा। फिर आपका डेयरी का काम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया जो तो इसमें पूछ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी किस में है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में है। और एग्रो रिलेटेड जो प्रोसेसिंग होती है, एग्रो प्रोसेसिंग ये भी किस में आती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए यहां से सेक्शन बी चालू हो गया। सेक्शन बी से जो बाकी सभी क्वेश्चन है, इसमें देखो 17 टू लेके इसमें टोटल आपके क्वेश्चन आप देखेंगे तो 17 टू इसमें 1 से लेके 32 तक टोटल क्वेश्चन है। मैं यहां तक आपको सेक्शन ए करा दिया 1 से लेके 16 तक, बाकी के 17 टू 32 क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में